जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है जो कि है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो बेटे अगर कोई अपने पास चार्ज स्फेरिकल सेल है, सपोज कर लेते हैं दिस इज द चार्ज स्फेरिकल सेल। तो अपने पास अगर ये चार्ज स्फेरिकल सेल है और मैं इसको सेल अगर बोल रहा हूँ तो सपोज कर लेते हैं कि इंटरनल रेडियस R1 है और एक्सटर्नल रेडियस इसका कितना है R2 है। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो चार्ज स्फेरिकल सेल है ये बहुत थिन है, यानी कि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। इसकी जो थिकनेस है तो वो अगर नेग्लिजिबल है तो हम ये मानकर चलते हैं कि R1 यानी कि इंटरनल रेडियस जो होती है और एक्सटर्नल रेडियस R2 के इक्वल होगा, और ये हम R मानकर चल रहे हैं। और अगर आप इसको R मानकर चल रहे हो तो आप ये मानकर चल रहे हो कि इसमें थिकनेस कुछ भी नहीं है। और जब थिकनेस कुछ भी नहीं है तो हम इस R1 और R2 को रिमूव करके केवल एक ही रेडियस रख रहे हैं जो कि क्या है, R है। केवल जो कि क्या है, सेंटर से R है, ये R रेडियस रख रहे हैं। और इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है जो कि इस थिन स्फेरिकल सेल पर चारों ओर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज जो हमने इस पर दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस प्लस क्यू चार्ज को जो हमने इस स्फेरिकल सेल के ऊपर दिया है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है जिसका नाम P है, वहाँ पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू दिस सेल अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और बेसिकली ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, तो फिर उस पॉइंट से होते हुए आपको एक गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करना होगा। तो इस पॉइंट से होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और इस गॉसियन सरफेस पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई एक इस पॉइंट का एरिया मान लेते हैं, ऐसा एरिया मान लेते हैं जो कि कितना है, ds है। ds है और इस ds का जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस ds की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर n से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इस स्फेरिकल चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि ds और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वेक्टर दोनों एक ही लाइन में होंगे। तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। और हम इस स्फेरिकल सेल की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, हम उसको 3 केस में कैलकुलेट करेंगे। एक तो कैलकुलेट करेंगे जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट PR डिस्टेंस पर बाहर हो, इतने डिस्टेंस पर हो, यहाँ पर बाहर इस सेल के बाहर हो। एक दूसरा केस हम लगाएंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस सरफेस पर ही हो। और तीसरा हम केस लगाएंगे कि जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस सेल के अंदर आ गया हो। तो 3 डिफरेंट वे में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस स्फेरिकल चार्ज। तो हमारा जो फर्स्ट केस होगा वो क्या होने वाला है, तो केस नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर जो लगाने चल रहे हैं वो है कि व्हेन पॉइंट लाइज outside द सेल से बाहर है। तो अगर सेल से बाहर है और हमने इस सेल को प्लस क्यू चार्ज दे रखा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो अगर मैं इसका चार्ज डेंसिटी की बात करूं और ये मैं बताते चलूं कि इस सेल के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, और जब कोई भी मटेरियल नहीं है तो इस सेल के अंदर कोई भी चार्ज भी नहीं होगा। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इस सेल के पास केवल और केवल सरफेस ही है, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q बाई एरिया A। लेकिन सिग्मा और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे सिग्मा बाई 1 करके, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A मिलेगा। और इस सरफेस का रेडियस हमने कैपिटल R मान रखा है, तो हम एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा हो जाएगा। दिस इज द चार्ज ओवर द स्फेयर, थिन स्फेरिकल सेल, ऐसा भी आप बोल सकते हो।
लेकिन अब इस P पॉइंट पर R डिस्टेंस, सेंटर O से R डिस्टेंस पर अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो उससे पहले मैं फ्लक्स की बात कर लूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चाहे आप पहले इंटेंसिटी निकालो, फिर चाहे पहले फ्लक्स, बाद में फ्लक्स निकालो, चाहे पहले निकाल लो। तो मैं पहले फ्लक्स की बात कर लेता हूँ कि इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला, ये गॉसियन सरफेस है बेटा, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है ये। तो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालो आप। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स, या आप ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल स्फेयर, स्फेरिकल, ऐसे लिखो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकल कर जाएगा, तो पूरे सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, डॉट लगा लो, यूनिट वेक्टर an, और ये क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। और फिर जब इसको आप ओपन करोगे, फाई इज इक्वल टू, ये चल रहा है, ओपन करोगे तो E हो जाएगा, और यहाँ से ds हो जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ से E बाहर आ जाएगा, और ds का डिफरेंशिएशन होगा, और cos 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। और फिर फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E और ds। गॉसियन सरफेस का जब आप इंटीग्रेशन करोगे बेटे, तो गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन, रेडियस r है, E इंटू कितना मिलेगा, 4πr² मिल जाएगा, पूरा सरफेस यही हो जाएगा, कितना मिल जाएगा इसका, 4πr² मिल जाएगा। बट आप गॉस लॉ भी तो जानते हो, तो फ्रॉम गॉस लॉ आप लगाओगे तो गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, गॉस लॉ से आप क्या करोगे यहाँ पर, तो गॉस लॉ आप जब लगाओगे तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसकी चार्ज डेंसिटी आपको पता ही है, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी ही कैलकुलेट किया, ये वैल्यू रख दो, तो क्या देखोगे आप कि 4πR² सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कोई नाम दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप क्या देखोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप क्या देखोगे कि फाई राइट हैंड साइड में सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड एकदम एक दूसरे के सेम होगा। तो 4πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πR² सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और फिर आप यहाँ से देखोगे कि 4π से 4π कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, R² सिग्मा अपान R² एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको करेक्ट करोगे तो सिग्मा R² अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू R², ये फार्मूला बनेगा। हालांकि इस फार्मूले से तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन यहीं पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आपको ट्विस्ट बताते चलूँ कि यहाँ से क्या हो सकता है। देखो फाई की वैल्यू अगर गॉस थ्योरम लगा के डायरेक्ट ऐसे रखते हो तो E इज इक्वल टू 4πR², यहाँ पर Q की वैल्यू अगर ना रखें तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान स्मॉल R²। बिल्कुल ये वही फार्मूला मिला जो पॉइंट चार्ज की वजह से मिलता है, जो किसकी वजह से मिलता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला मिलता है, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान R², यही फार्मूला वहाँ पर भी मिलता है। तो ये फार्मूले को एज इट इज़ रहने दो, एज इट इज़ इसको रहने दो। और यहाँ पर देखो तो ये क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल एट द कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ फ्रॉम द सेल। तो सेल से बाहर किसी पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर सेल के सेंटर से, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हमने कहा था आपको कि इसमें 2 केस करेंगे, तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल के सरफेस पर अगर हम देखें, तो ये हमारा सेल है, जिसका हम रेडियस मान चुके हैं कि कैपिटल R है केवल,
क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो गॉसियन सरफेस भी हम इसी पर ड्रॉ कर देते हैं। तो जब हम गॉसियन सरफेस इस पर ड्रॉ करेंगे तो जो ये रेड कलर का हो रहा है ये समझिएगा कि इस सेल के सरफेस का गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस सेल के सरफेस का क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो सेल के सरफेस का अगर ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, सेल के सरफेस पर ही रेड कलर वाला समझिएगा कि ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि गॉसियन सरफेस की जो रेडियस हमने मान रखी थी स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस मान रखी थी स्मॉल आर, वो इस स्फेरिकल सेल के रेडियस आर के बराबर हो गया। इस सेल के रेडियस स्मॉल कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो हमने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी फार्मूला ड्राइव किया सिग्मा आर स्क्वायर पान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसमें स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रखेंगे तो वी विल गेट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर पान सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस क्या मिला हमको, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर सिग्मा के ऊपर है और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो ओवरऑल सिग्मा के ऊपर है। अगर मैं इसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से उठा के रख दूँ, यहाँ से उठा के रख दूँ, इसका मतलब ये कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर था, और स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया है। तो ये फार्मूला, दिस फार्मूला विल बिकम्स क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आर हमारा कांस्टेंट है क्योंकि स्फेरिकल सेल पर ही ले लिया गया है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया है इस केस में। लेकिन इस केस में देखो क्या हुआ था आपका, इस केस में आपका स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, इस केस में ये था, और इस केस में क्या हो रहा है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। थर्ड केस भी हमने कहा था कि हम करेंगे, तो केस नंबर थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, केस नंबर थर्ड हो जाएगा कि व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल के अंदर अगर हम देखें, यानी कि स्मॉल आर हमारा छोटा हो गया है कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द सेल से। तो अपने पास एक सेल है और जिसकी रेडियस हमने क्या मान रखी थी कि कैपिटल आर है, और ये जो गॉसियन सरफेस अब की बार हमने जो इनसाइड माना इस सेल के, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, और ये गॉसियन सरफेस है, याद रखना ये ब्लू कलर वाला क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। और अब आप जरा बता दें कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर अब कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आर उसका जीरो नहीं है, सिर्फ अब उसके ऊपर चार्ज नहीं है क्योंकि हमने चार्ज अपने सेल को दिया है और अंदर में सेल का कोई भी पार्ट नहीं है। इससे साफ प्रूव हो रहा है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है और हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें या फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो देखो अगर मैं फ्लक्स भी कैलकुलेट करता हूँ तो फाई इज इक्वल टू ओवर ई और डी एस, ये डॉट हटा दो, सीधा मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ डी एस और कॉस जीरो, अभी भी कॉस जीरो ही तो रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट वेक्टर एन यानी डी एस का वो तो अभी भी हमारा क्या रहेगा, वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस तो एज इट इज़ रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूँ तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ से ये हटा दो, ये होता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ई डी एस, और क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर जीरो ले चुके हैं क्योंकि अंदर में सेल का कोई भी पार्ट नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू जीरो है। चार्ज की वैल्यू जीरो होने से ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, और ई इंटू डी एस हो गया है, ई इंटू डी एस हो गया है, ई इंटू डी एस हो गया है। और अब यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सेल के अंदर कोई भी चार्ज ना होने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल
इज जीरो, ये हम कह सकते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, जो कि हमने यहाँ शुरुआत में बताया था कि 3 केस से देखेंगे गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन है। तो इस लेक्चर में यहीं तक बेटे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे और उसमें करेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, जो कि है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल स्फेयर।